वेलकम टू साइंस। कैसे हैं? लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था चार्ज, और हमने कहा था कि कोई बॉडी इसलिए चार्ज हो जाती है कि उसमें या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या तो इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाता है। जिस बॉडी को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जिस बॉडी को से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। हमने ये भी देख लिया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम मीटर। क्या थी यूनिट? यस, कूलम। हमने देखा था कि चार्ज यूनिट कूलम है, और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार से हमने ये भी देखा था कि किसी बॉडी को यदि 1 कूलम चार्ज देना है तो हमें उसे इलेक्ट्रॉन देने होंगे या उसे इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे कितने? 6.2 इंटू 10⁻18। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। अब बेटा एक बात समझ लो, जो चार्ज है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, चार्ज या तो रेस्ट पर हो सकता है। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो जिस ब्रांच में स्टडी की जाएगी कहलाएगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो वो कहलाएगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज रिमेन एट रेस्ट। लेकिन यदि चार्ज मूव करने लगे, जब चार्ज मूव करने लगेगा तो कहलाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस आर इन मोशन। यदि चार्ज मोशन में चला जाता है तो वो करंट बन जाता है। चार्ज यदि मोशन में चल जाता है तो करंट बन जाता है। इट मींस करंट कुछ भी नहीं है, फ्लो करता हुआ चार्ज है। नदी कुछ भी नहीं है, बहता हुआ पानी है। करंट कुछ भी नहीं है, बहता हुआ चार्ज है। फ्लोइंग करंट है। फ्लोइंग चार्ज इज नोन एज करंट। तो आज हमें इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं कि पहले बात करंट फ्लो क्यों होता है, किसी बॉडी में फ्लो होता है, किसी बॉडी में क्यों नहीं होता है, फ्लो क्यों होता है। इन चीजों की हमको अच्छे से स्टडी करनी है और उसके बाद फिर करंट पे फोकस करके करंट को समझना है। तो हम पहला आंसर लेंगे कि किसी बॉडी में किसी सब्सटेंस में चार्ज फ्लो होता है और किसी में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक केबल है, दिस इज पावर केबल। अब इसके जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, दीज आर नोन एज कंडक्टर। अगर इस पर मैं प्लास्टिक का कवर लगा दूं तो क्या काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसे ओपन रखा गया है, लेकिन ऊपर से कवरिंग इंसुलेटर की है। ये आप सबको पता है। ये कंडक्टर्स हैं, मतलब इस पे से चार्ज फ्लो कर सकता है, और ये इंसुलेटर का कवर है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी भी कंडक्टर होती है, अगर हमने इसको छू लिया तो चार्ज हम में आ जाएगा। तो हमें चार्ज ना आ जाए, हमें करंट ना लग जाए, इसलिए इसके ऊपर इंसुलेटर का कवर है। तो दो प्रकार के सब्सटेंस हो गए, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो सवाल आता है कि कोई सब्सटेंस कंडक्टर है, कोई सब्सटेंस इंसुलेटर है, ऐसा चक्कर आखिर में क्यों है? ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ध्यान रखो, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको पहले समझना जरूरी है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर होती है, जिस बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो इंसुलेटर होती है। इसका मतलब है कि जो ये मेटलिक बॉडी यहां दिख रही है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये कंडक्टर है, और ये जो कवर है ऊपर का, इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये इंसुलेटर है। तो व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? चलो इसे अपन समझते हैं। सपोज देयर इज अ सब्सटेंस और इसमें एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है जो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होता है। अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में हमने दिखाया है। हम बहुत ज्यादा आइटम तो नहीं बना लेंगे, यहां तो बहुत ज्यादा आइटम होंगे किसी सब्सटेंस में, लेकिन हम इसका एक आइटम एक और डिजाइन करते हैं समझने के लिए कि न्यूक्लियस है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और इसके आसपास भी ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इस केस में आप देख रहे हैं सब्सटेंस में सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इवन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन भी अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, बाहर नहीं घूम रहे हैं, फ्री नहीं है। दैट्स वाई इस बॉडी में, इस सब्सटेंस में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इंसुलेटर होगा।
लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियस इतना पावरफुल नहीं रहता कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को बांधे रख सके, उस केस में इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और उसके एटम के अट्रैक्शन पावर से बाहर निकल के घूमने लगते हैं, कुछ उन बदमाश बच्चों की तरह जो घर से निकल के कॉलोनी में घूमते रहते हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है करंट के फ्लो होने के लिए। तो जिस सब्सटेंस में इस प्रकार के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है किसी कंडक्टर में और इंसुलेटर में। तो हाउ वी कैन डिफाइन कंडक्टर? दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो are called conductor. All the metals like silver, copper, aluminum etc. are conductor. सभी मेटल्स क्या होती? कंडक्टर होती है। लेकिन दो तीन मेटल को मिला करके जब एलॉय बनाया जाता है तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। हीटिंग डिवाइसेस में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि नाइक्रोम है, उसमें निकल, क्रोमियम और आयरन को मिला दिया जाता है, या मैंगनीन है, इसे मैग्नीज निकल को मिक्स कर दिया जाता है कॉपर के साथ, या फिर कॉन्स्टेंटाइन है। तो अलग अलग प्रकार के एलॉय होते हैं। कॉन्स्टेंटाइन बनाया जाता है कॉपर निकल को मिलाने से। इस प्रकार की जो मिक्सिंग ऑफ मेटल होती है एलॉय कहलाती है, उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है और हीटिंग डिवाइसेस में यूज होता है। ये सारा डिस्कशन मेटल एंड नॉन मेटल, एक आपको चैप्टर आएगा केमिस्ट्री में, उसमें देखने वाले हैं। क्या कार्बन कंडक्टर है? कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे कि कार्बन का जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, मतलब कंडक्टर है। लेकिन डायमंड कंडक्टर नहीं है। मैंने अभी आपसे बोला था ह्यूमन बॉडी भी अपने आप में कंडक्टर है। हमको करंट इसलिए लगता है कि हमसे चार्ज फ्लो कर सकता है, हमसे करंट फ्लो कर सकता है। चार्ज बहता हुआ चार्ज यानी करंट। ठीक है, इंसुलेटर को क्लैरिफाई कैसे करोगे? दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ग्लास, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ड्राई वुड, कॉटन, माइका, पोर्सिलिन, बहुत सारे एग्जाम्पल है किसके? इंसुलेटर्स के। तो इस पे लंबा डिस्कशन अब इसके आगे नहीं करेंगे, इसके आगे चलते हैं अगला इंपॉर्टेंट वर्ड पर। इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेटा इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर एक पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट रखा हुआ है। उस केस में यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए इंफिनिटी से इस पोजीशन तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए आपने जितना वर्क किया, वर्क डन, वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाने के लिए हमने जितना वर्क किया, जितना काम किया गया, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत भारी लग रहा होगा, कुछ कुछ बाउंस कर रहा होगा, देयर इज नो टेंशन। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे वर्क नहीं करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत डिटेल में हायर क्लासेस के लिए छोड़ते हैं। फिलहाल हम काम करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर, इसको शॉर्टकट पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। अब समझ लीजिए कि कंडक्टर है, देयर इज अ कंडक्टर, इसके दो पॉइंट्स हैं। बहुत आराम से, ये कंडक्टर है। पहली बात, कंडक्टर है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर, इसमें दो पॉइंट्स हैं। अगर चार्ज अपनी जगह पे बैठा हुआ है तो करंट नहीं होगा, चार्ज को मूव कराना पड़ेगा, चार्ज को मूव कराना पड़ेगा तो करंट बनेगा। हम यहां पे करंट समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसको समझ रहे हैं पहले। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट्स में से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाने में जितना वर्क किया जाता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मतलब यहां से यहां तक चार्ज को लाने के लिए मैंने जितना वर्क किया वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। कुछ ऐसे समझे कि यहां पे मार्कर रखा हुआ है, अब मार्कर मतलब मास, इसको मैंने यहां से उठा करके यहां तक लाने में मैंने कुछ वर्क किया, राइट।
एग्जैक्टली यहां पर अब मास नहीं बल्कि क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क किया जाता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहां पे कुछ वर्ड्स आएंगे कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले। तो पहली बात ध्यान रखना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसे डिनोट किया जाता है V से। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप किससे डिनोट करेंगे, V से। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन किसके लिए, यूनिट चार्ज के लिए। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन नेट चार्ज। यहां पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है, वर्क, और Q क्या है, नेट चार्ज। और इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट, और इसे भी डिनोट किया जाता है V से। इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट किया जाता है और उसकी SI यूनिट वोल्ट को भी डिनोट किया जाता है V से। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किसमें करेंगे, नापेंगे किसमें, मास को किलोग्राम में नापते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, चार्ज को कूलम्ब में नापते हैं। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की यूनिट होगी वोल्ट। अब समझें इस चीज को कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पढ़ा करंट से पहले। काफी बुक्स में पहले करंट होता है फिर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उसका कारण है कि पोटेंशियल डिफरेंस इजीली समझ में नहीं आता, पर ध्यान रखें बहुत आसान है। अगर आपको वाटर को फ्लो कराना है, सपोज मेरे पास, जस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन यूज करते हैं, इसमें वाटर है, थोड़ा सा गहरा है, एक बर्तन है मेरे पास, इसमें वाटर है। अभी ये स्थिर है, प्लेन है, क्या इसमें वाटर फ्लो करेगा, नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैं तिरछा कर दूंगा इसमें वाटर फ्लो करने लगेगा। मतलब वाटर हमेशा अगर ऐसा है तो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे तिरछा कर लिया तो वाटर फ्लो करने लगेगा। क्यों करने लगेगा, हाइट का डिफरेंस आ जाता है। तो वाटर हाई हाइट से, जो ऊंचाई से जो कम हाइट होती है उसकी तरफ फ्लो करता है। लेकिन ऐसा कहना गलत है। एक्चुअली वाटर फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर मैं इस पाइप को ऐसे रख दूं और यहां से प्रेशर जनरेट करूं, एक मोटर लगा दूं, तो पानी ऐसे चढ़ के ऊपर से निकलने लगेगा, क्योंकि प्रेशर यहां ज्यादा हो गया। तो वाटर फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वैसे ही करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो मान लीजिए कंडक्टर है, वायर है, इसमें चार्ज को फ्लो कराना है, तो चार्ज तब फ्लो करेगा जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर इन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब करंट नहीं होगा। एक तार जो खाली पड़ा हुआ है, जिसमें कि आपने बैटरी वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है, तो वो उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर रहे हैं, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, इसलिए उसमें करंट नहीं है। लेकिन जैसे आपने बैटरी कनेक्ट कर दी तो मूव करने लगी। आपने क्या क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। मतलब बैटरी सेल क्या क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे, V इक्वल्स टू W बाई Q। W इज वर्क डन, Q इज अ नेट चार्ज और V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी SI यूनिट थी वोल्ट। अब द क्वेश्चन इज कि हाउ टू कैलकुलेट 1 वोल्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में, कूलम्ब चार्ज की यूनिट कूलम्ब थी, तो 1 कूलम्ब को कैलकुलेट किया था, वैसे 1 वोल्ट कितना होगा। तो बेटा बड़ा सिंपल सा है, देखो यहाँ पे वर्क डन है, आपको इन सब यूनिट्स पता है, आपको निकालना है 1 वोल्ट कितना होता है। द क्वेश्चन इज 1 वोल्ट कितना होगा। तो 1 वोल्ट कितना होगा, वर्क यूनिट क्या होती है, किसी को पता है, वर्क यूनिट होती है जूल। तो 1 वर्क यूनिट जूल अपॉन चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, 1 कूलम्ब। तो जो 1 वोल्ट है
अब 1 कूलाम चार्ज को यदि फ्लो कराने के लिए हमें 1 जूल वर्क डन करना पड़े, कितना काम करना पड़े, 1 जूल काम करना पड़े, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वोल्ट। मतलब वी कैन डिफाइन 1 वोल्ट लाइक दिस, when 1 joule work is done, when 1 joule work is done, when 1 joule of work is done to carry 1 coulomb charge, to carry 1 coulomb charge from one point to another of a current carrying conductor, then the potential difference is said to be 1 volt. मतलब 1 कूलाम चार्ज को मुझे मान लीजिए 1 कूलाम चार्ज फ्लो करवाना है, और 1 कूलाम चार्ज फ्लो कराना है मतलब कि कितना, 6.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां तक लेके जाना है। ये भी ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। 1 कूलाम चार्ज फ्लो करवाना है इस पॉइंट से मान लीजिए मेरे पास देयर आर 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट से यहां पर जो पॉइंट है इस पॉइंट तक मुझे फ्लो करवाना है चार्ज को। तो 1 कूलाम चार्ज को मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो करवाना है, मतलब कि मुझे 6.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां भिजवाने हैं, राइट। तो उसको भिजवाने के लिए मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने के लिए यदि मुझे 1 जूल वर्क करना पड़ेगा, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 1 वोल्ट। 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यदि मुझे 1 जूल वर्क करना पड़ेगा, तो उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। ये रही 1 वोल्ट की डेफिनेशन। एग्जाम के लिए तैयार रखिए, कूलाम की डेफिनेशन पूछ सकता है, वोल्ट की डेफिनेशन पूछ सकता है, या तो डायरेक्टली चार्ज पूछ सकता है, या तो कूलाम पे क्वेश्चन आ सकता है, या तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, या तो वोल्ट पे 1 वोल्ट को डिफाइन करने कह सकता है। कंफर्म। इसका मतलब है कि अब हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिखना हो तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल, कूलाम को ऊपर कर दूं -1 पर कूलाम, तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लें। अब सवाल आता है कि एक सर्किट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कैसे करें। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए जिस डिवाइस को यूज किया जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, इट इज वोल्ट मीटर, राइट। जैसे कि हमें यदि मास मेजर करना है तो हम वेट मशीन यूज करते हैं, राइट, हम तराजू यूज करते हैं। वैसे ही यदि हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो हमें जिस इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो होगा वोल्ट मीटर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में इसका सिंबल क्या होता है, तो देखो बेटा, इसे अपन ऐसे दिखाएंगे। यदि आपको वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करना है, इसका सिंबल इलेक्ट्रिक सर्किट अभी आगे पढ़ाने वाले हैं उसमें ये होगा, एक साइड में प्लस दिखाना होगा, एक साइड में माइनस। इट इज वोल्ट मीटर। और सर्किट में हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो जब भी कोई पूछता है व्हाट इज वोल्ट मीटर, तो आप वोल्ट मीटर की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से देंगे। Voltmeter, it is an instrument used to measure the potential difference and represented by following symbol in an electric circuit. Symbol ड्रॉ करेंगे। It is always connected in parallel across points between which the potential difference is to be measured. जिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा, उन दो पॉइंट्स के बीच इसको कनेक्ट किया जाएगा। वोल्ट मीटर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, और ध्यान रखना वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है। तो यहां तक क्या क्लियर हो रहा है? चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी है? ताकि चार्ज फ्लो कर सके। तो चलो एक क्वेश्चन प्लेस करते हैं। राइट, क्वेश्चन को गौर से देखें।
हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt. सॉल्व करने की कोशिश करें. अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या, इस कॉन्सेप्ट पे जरा गौर करें. पहली बात, आपको उसने बोला है हाउ मच वर्क डन, मतलब आपसे क्या निकालने पूछा है बेटा, वर्क का कैलकुलेशन पूछा है. हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, चार्ज को मूव करने के लिए कितना चार्ज मूव करना है, 2 कूलॉम चार्ज मूव करना है. और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है. तो हमारा बेसिक फॉर्मूला यही होगा. अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो था, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं. हमारा जो प्राइमरी फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू W बाई क्यू. क्वेश्चन में पूछा है W, वर्क डन पूछा है, मतलब क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू. ठीक है. अब जो जो गिवन है, क्या क्या गिवन है, यहां पे Q दिया है. Q इक्वल्स टू कितना दिया है क्वेश्चन में, 2 कूलॉम, और साथ में दिया है V पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 12 वोल्ट. अब Q आपके पास है, V आपके पास है, तो आपके लिए क्या बहुत मुश्किल काम रह गया है इसको सॉल्व करना. आपके पास ये भी दिया है और आपके पास ये भी दिया है. तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V कितना है 12 इंटू चार्ज कितना है 2, मतलब W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24. बेटा वर्क यूनिट क्या थी, वर्क यूनिट क्या थी, जूल. यूनिट का ध्यान रखेंगे. द आंसर इज 24 जूल. सिंपल था. तो यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है और फॉर्मूले याद है, ध्यान रखना स्टार्टिंग में फॉर्मूले याद रखना. कॉन्सेप्ट तो समझते समझते समझ जाओगे, लेकिन साथ में फॉर्मूलेज भी याद रखना. तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था W अपॉन क्यू. अब यहां हमने समझा दिया पोटेंशियल डिफरेंस आपको. जब आप पोटेंशियल डिफरेंस समझ चुके हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी था, किसी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो के लिए. पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी था, किसी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो के लिए. जस्ट लाइक पानी तब तक नहीं बहेगा जब तक कि प्रेशर में डिफरेंस नहीं होगा. हमेशा वाटर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर पर फ्लो करता है, वैसे ही चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है. तो नाउ द टाइम फॉर करंट. तो करंट, नेक्स्ट हेडिंग इज करंट. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को, किसी बॉडी में यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कंडक्टर होगा, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर कहीं भी भागते रहते हैं, किसी वन डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते. आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को हमको एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना है, एक ही डायरेक्शन में मूव करवाना है. तो वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस. दो एंड्स में, किसी कंडक्टर के 2 एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो करंट या चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करने लगेगा. राइट. तो व्हाट इज करंट, करंट के लिए कुछ भी नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट. फिक्स कर लीजिए माइंड में. रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज नोन एज करंट, डिनोटेड बाय I. तो नाउ आवर हेडिंग इज करंट, denoted by I. Rate of flow of net charge is called current. It means, अब आप देखें जो डेफिनेशन दी थी, करंट क्या है, I क्या है, नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, नेट चार्ज का फ्लो होने की दर, रेट, मतलब Q बाय T. यहां पे I क्या है, करंट, Q क्या है, नेट चार्ज, T क्या है, टाइम. इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर. SI यूनिट होती है एम्पियर, डिनोटेड बाय A. द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, डिनोटेड बाय A. तो क्लियर है. इसके पहले हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, W अपॉन क्यू. W क्या था, वर्क डन. Q क्या था, नेट चार्ज. अब हम देख रहे हैं I क्या है, Q अपॉन T. Q इज अ नेट चार्ज, T इज अ टाइम, चार्ज के फ्लो होने की दर, रेट. कंफर्म यहां तक. तो हाउ टू डिफाइन
1 एम्पियर। बेटा जैसे कि हमने इसके पहले 1 कूलम्ब को डिफाइन किया था या 1 जूल को डिफाइन किया था, वैसे अब हमें डिफाइन पढ़ना पड़ेगा 1 एम्पियर को, राइट। कूलम्ब इज ए यूनिट ऑफ चार्ज, उसको डिफाइन कर लिया। उसके बाद क्या था, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज अ डेफिनेशन यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ एम्पियर, एम्पियर इज यूनिट ऑफ करंट। तो देखो बहुत सिंपल है, कैसे डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर इक्वल्स टू, एम्पियर इसकी यूनिट है किसकी, करंट की, यहां आई की जगह क्या हो जाएगा ए। 1 एम्पियर इक्वल्स टू, इसकी यूनिट क्या होती है कूलम्ब, चार्ज की यूनिट कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब अपॉन इसकी यूनिट क्या होती है सेकंड, 1 सेकंड। एकदम सिंपल। इसका मतलब है कि यदि किसी पॉइंट से 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड, 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड यदि फ्लो हो रहा है तो वो करंट कितना कहलाएगा, 1 एम्पियर। 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड यदि मूव हो रहा है तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। अब एक बात और ध्यान रखना कि मान लीजिए यहां पे हाई पोटेंशियल है, यहां लो पोटेंशियल है। जिस साइड में प्लस का सिंबल होगा वो हाई पोटेंशियल होगा, जिस साइड में माइनस का सिंबल होगा वो लो पोटेंशियल होगा। आपके घरों में सेल होंगे तो जो टॉर्च के सेल होते हैं या रिमोट के सेल होते हैं उसको जरा गौर से देखिएगा, एक साइड पे प्लस लिखा होगा, एक साइड में माइनस लिखा होगा। जिस साइड में प्लस होगा हाई पोटेंशियल, जिस साइड में माइनस होगा लो पोटेंशियल। तो जब हम उस पर से तार जोड़ देंगे तो करंट किधर से निकलेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बट रिमेंबर, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर होने से पहले आ गया था, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत अच्छे से लेके चलना। मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स है, देयर आर 2 पॉइंट्स, और यहां पे हाई पोटेंशियल है, किससे शो करेंगे, प्लस से। यहां लो पोटेंशियल है, किससे शो करेंगे, माइनस से। तो जो करंट है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ये माना जाता है पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लस से माइनस की ओर मूव करेगा। लेकिन आगे चल के इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तब पता चला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली करंट के लिए तो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो था ये फ्लो करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो जो बात हमको समझनी है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूव करने का डायरेक्शन होगा। एकदम कंफर्म। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के मूव करने का डायरेक्शन। ये चीज क्लियर हुई। अब करंट की यूनिट क्या निकाली थी हमने, एम्पियर। लेकिन कभी कभी जो हमारे कैलकुलेशंस होते हैं उसमें एम्पियर बड़ी यूनिट हो जाती है, तो हमें कुछ स्मॉल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो 10th लेवल पे 2 यूनिट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल यूनिट्स में एक कहलाती है मिली एम्पियर, उसे डिनोट करते हैं ऐसे, मिली एम्पियर, इसे बोलेंगे मिली एम्पियर। और ये होती है 10 to the power of -3 एम्पियर के बराबर। 10 to the power of -3 एम्पियर इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर। -3 का पावर मतलब क्या हो जाएगा, 1/1000 एम्पियर। ठीक है, इस चीज को अपन ऐसे लिखते हैं। एक और होती है माइक्रो एम्पियर, 10 to the power of -6 एम्पियर। ठीक है, तो जो करंट की SI यूनिट है वो एम्पियर है, लेकिन कुछ स्मॉल क्वांटिटी के करंट को मेजर करने के लिए मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर यूज किया जाता है। 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 to the power of 3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10 to the power of 6 एम्पियर, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हमारे काम आएंगे। ठीक है, ये यूनिट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए था। अब जैसे कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को किसमें मेजर किया था, वोल्ट मीटर में, वैसे यदि आपको करंट को मेजर करना होगा तो उसके लिए आपको एक स्पेशल डिवाइस लगेगा, इट इज अमीटर।
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस लगता है इट इज अमीटर, और इसे अपन शो करते हैं कुछ इस सिंबल से। ठीक है, तो व्हाट इज अमीटर? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ठीक है, और ये हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा। जब मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको कि वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है और अमीटर सीरीज में लगता है, मतलब वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी स्टडी करेंगे। कंफर्म? तो इसका सिंबल समझ में आ गया आपको। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, जबकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। तो एक बात आपके पास कंफर्म होनी चाहिए कि अमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, तो क्या आप एक और क्वेश्चन के लिए रेडी हैं जो जुड़ा होगा करंट के कॉन्सेप्ट से? तो राइट अ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. बेटा यहाँ पे करंट भी दिया हुआ है आपको और टाइम दिया हुआ है। इस फॉर्मूले पे गौर करिएगा। आपको उसने करंट दिया हुआ है और टाइम दिया है, क्वेश्चन किया है कि चार्ज के बारे में। तो जब भी सॉल्यूशन करना होता है पहले गिवन चीजें हमेशा लिख लेनी चाहिए। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले क्या दिया है आपको, तो भाई आई की वैल्यू दी है, करंट दिया है, कितना दिया है 0.5 एम्पियर। और क्या दिया है, टी दिया है। टी कितना दिया है, यहां बी केयरफुल, टी दिया है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स दिया है। ठीक है, अच्छा 10 मिनट्स यानी कितने सेकंड्स हो जाएंगे, तो 10 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड्स, मतलब कितना हो जाएगा 600 सेकंड्स। क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे सेकंड होना चाहिए यूनिट, यहाँ एम्पियर होना चाहिए और यहाँ कूलम्ब होना चाहिए। बी केयरफुल जब आप वैल्यू प्लेस करते हैं। अब आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है, I और T दिया है आपको, तो Q कैलकुलेट करना है। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। राइट, वैल्यू पुट कर दीजिए। चार्ज पूछा था उसने, I की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर, इंटू टी की वैल्यू कितनी है 600 सेकेंड्स। राइट, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 5 30, मतलब 300 आ जाएगा। पक्की बात। लेकिन क्या, कूलम्ब। आई बात समझ में। तो इस प्रकार के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। अब एक बात और चलती है, अब लास्ट लेके चलते हैं कि हाउ टू गेट अ कंटिन्यू फ्लो ऑफ करंट। हमारे सर्किट में लगातार करंट फ्लो होता रहे, हमें कैसे पॉसिबल होगा कि हमें लगातार पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखना पड़ेगा। किसी सर्किट में लगातार करंट फ्लो होता रहे, मतलब लगातार इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहे, इसके लिए जरूरी कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखें। और पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने के लिए क्या होगा, हमें किसी सेल या बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी। जब तक हमारे पास सेल या बैटरी नहीं होगी तब तक वो फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक प्रेशर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि एक ऐसा सर्किट है और यहां पर ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये भाई साहब इधर भाग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो मूव तो कर रहा होगा फ्री, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसका डायरेक्शन ऐसा है कुछ, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। मतलब हर इलेक्ट्रॉन की जो मर्जी हो कर रहा है, बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के जैसा कि जिनको एजुकेशन नहीं मिला, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, एनर्जी तो है लेकिन वो वेस्ट हो रही है किसी भी डायरेक्शन में, वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रही है, वो एनर्जी चैनलाइज नहीं हुई और इसलिए उनका करियर डिस्ट्रॉय होता है। तो पेरेंट्स और टीचर का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से उनकी चैनलाइज होती है एनर्जी और वो फोकस कर पाते हैं।
एग्जैक्टली ये जो कंडक्टर था, इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे, कोई भी नहीं था, सार कुछ डायरेक्शनलेस थे। इनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है अभी इन इलेक्ट्रॉनों की राइट। अब इनकी लाइफ में हमको एक ऑब्जेक्टिव दे देना है। इस केस में हम इस कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से। बहुत अच्छे से समझना, हमने एक बैटरी यहां पे कनेक्ट कर दी।